ओजीडीसी की जो हमारी टारगेट प्राइस है तकरीबन 355 है, पीपीएल की 274 है और पीएसयू की 550 है। तो 2025 में जब आप कहते हैं कि आपकी नज़र में बाज़ार 150,000 के आसपास चली जाएगी, 140,000 के 48,000 के लेवल को अबूर कर लेगी, तो आपके ख्याल में कौन से मूवर्स एंड शेकर्स होंगे, कौन से फैक्टर्स होंगे जो मार्केट को लीड कर रहे होंगे? म्यूचुअल फंड्स की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है कि दोबारा आएगी, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की जो फिक्स इनकम के फंड्स हैं उसमें से ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे इक्विटी में। रिजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट है वो भी एक सपोर्ट करेगा मार्केट को, और जो मार्केट में बहुत सारे जो स्क्रिप्ट हैं जिनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है खासतौर पे एनर्जी चेन में, वो मेरे ख्याल में हमें सही होती हुई नजर आएगी। अब पीएसओ की बात की जाए तो एक तो इसमें ओएमसीज के मार्जिन की बात है, ओएमसीज मार्जिन थोड़ी गवर्नमेंट बढ़ा देगी, तो एक लिक्विडिटी है, इसके अलावा आईएमएफ है, रेकोडिक है, तो ये सपोर्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर परफॉर्म करेगा, बैंक्स करेंगे, इसके अलावा सीमेंट्स करेंगे। कौन सी कंपनीज हैं इसमें, तो ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, फौजी फर्टिलाइजर है और लकी सीमेंट है। इस तरह की जो कंपनीज हैं वो अच्छा एक आपको रिटर्न दे सकती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अजीम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अजीम, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं अल हबीब कैपिटल मार्केट्स में। 2024 को अच्छा रिकैप किया इनकी रिपोर्ट ने, और 2025 के ऊपर एक अच्छी तायराना जायज़ा पेश किया। इनकी रिपोर्ट ये बताती है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म $20 बिलियन का जो अरेंजमेंट किया है, और जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म फंडिंग के चैलेंजेस नहीं आएंगे। इनकी नज़र में आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते पे गामजन रखेगा। कैपिटल मार्केट के बारे में दे हैव अ क्लियर व्यू कि इस दफ़ा जो है वो 35 से 40% का इंडेक्स में रिटर्न देखा जा सकता है। जिन सेक्टर पे ये लोग बुलिश हैं वो है आपका बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी चेन में पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी के ऊपर वेरी बुलिश बिकॉज दे फील बिकॉज ऑफ द रेकॉर्डिंग, चूँकि पार्टिसिपेशन है पीपीएल और ओजीडीसी की, उनको $1 बिलियन मिलने जा रहा है एफडीआई की वजह से। पाकिस्तान में माशी बेहतरी को ये देख रहे हैं। थोड़ा सा पीएसएक्स के ऊपर भी इन जनरल बातचीत कर लेते हैं। पीएसएक्स ने इस दफ़ा बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ₹8 वाला स्टॉक उनका ₹36 का हो गया है। जो रिटर्न है, बेहतर परफॉर्मेंस है, उसके पीछे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में वी ऑल नो कि it is 60% liquidity that has been provided by the DFM and MTS. We hope कि PSX की साइट के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे भी इन्वेस्टर अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट के रास्ते जो तलाश कर रहे हैं सालों से, उनको कोई एवेन्यू मिल सके। और जो नए एमडी हैं, इन्होंने कहा कि मार्च से नए ट्रेडिंग सिस्टम पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वी होप टू सी एंड वी विल फॉलो इट अप कि पीएसएक्स में ऐसा होता है या नहीं होता। इस तरह की बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला अगले प्रोग्राम से भी जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट। 2025 का हमारा पहले एपिसोड है, और 2024 की परफॉर्मेंस के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म, सभी के सब जुबलेंट हैं। दे हैपन टू बी अ रिजीम जिनके टाइम में 22 साल बाद कैपिटल मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 22 साल रिकॉर्ड तोड़ा, 82-83% की परफॉर्मेंस दी, और जो 11-12 स्टॉक्स हैं उन्होंने इस रैली को लीड किया। आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द 2025 प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट नज़र से गुजरी जो कि अल हबीब कैपिटल मार्केट की थी। सो वी थॉट इट वुड बी फैंटास्टिक टू डिस्कस दिस रिपोर्ट एंड सी कि 2025 कैपिटल मार्केट के लिए कैसा रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को अजीम के साथ। अजीम हैपन्स टू बी द हेड ऑफ रिसर्च एट अल हबीब कैपिटल। अजीम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अजीम, 2025 पे बात करने से पहले आप बताएं कि 2024 को आपने एज अ कैपिटल मार्केट प्लेयर कैसे देखा, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपके ग्रुप ने कैसे देखा,
और इस वक्त जो एक रैली में काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है, इसको आप करेक्शन के तौर पे देखते हैं या फिर आप समझते हैं कि इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना? अच्छा, ये सारी साहब, अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में मार्केट ने एक एक्स्ट्रा परफॉर्म किया, तकरीबन 84% का रिटर्न दिया है। तो इसमें जो मेन रीज़न था, एक तो ये था कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही थी। हम लोग इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता कट होता जा रहा था, जो सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक जो भी इंडिकेटर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होते जा रहे थे। इसमें जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है वो मुझे लगता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो हमारे क्राइसिस थे उसमें से हम निकले हैं। उसने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी आई है। उसमें ये है कि एक तो हमारा पीकेआर जो था वो स्टेबल रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन कम हुई है। तो बाकी जो, अगर इन्वेस्टर के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टर ने रीरेट किया है पूरी मार्केट को, क्योंकि फंडामेंटल्स पूरे मार्केट के चेंज हो रहे थे। तो जो वैल्यूएशन उनके दिमाग में थी वो तकरीबन उन्होंने उस तक, मेरे ख्याल में वो उन्होंने सब वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिहाज से मार्केट में। तो मार्केट में इस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर पॉजिटिव रहे पूरे 2024 में। उसका मेजर रीज़न यही कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो पॉजिटिव रहे थे। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको ये जो मौजूदा रैली इस वक्त काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल है, इसको आप कैसे देखते हैं? करेक्शन के तौर पे देखते हैं या एक नॉर्मल फिनोमेना देखते हैं? भाई साहब, ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि मार्केट ऊपर नीचे चलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चलती है। लास्ट 2024 में हमने देखा जो डायरेक्ट मार्केट तेजी से चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है मार्केट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो देख देख के जो सेक्टर्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं वो चूज करेंगे। तो 2025 में जब आप कहते हैं कि आपकी नज़र में बाज़ार 150,000 के आसपास चली जाएगी, 140,000 के 48,000 के लेवल को अबूर कर लेगी, तो आपके ख्याल में कौन से मूवर्स एंड शेकर्स होंगे, कौन से फैक्टर्स होंगे जो मार्केट को लीड कर रहे होंगे, तेज़ी को ड्राइव कर रहे होंगे? जी सानी साहब, इसमें सबसे ज्यादा तो मुझे लगा कि लिक्विडिटी का रोल होगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आएगी। इसका मेजर रीजन तो यही कि फिक्स इनकम की यील्ड क्योंकि कम होती जा रही है, तो वहां से एक बड़ा चंक जो है वो इक्विटी में एक्सपेक्टेड आएगा। तो वो अभी हमने देखा भी कि आ भी रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है कि दोबारा आएगी, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की जो फिक्स इनकम के फंड्स हैं उसमें से ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे इक्विटी में। तो वहां से भी एक बड़ा चंक आ सकता है। तो मेजर जो इस दफा मुझे लग रहा है इस साल जो है वो लिक्विडिटी मेजर रोल प्ले करेगी मार्केट में। बट लिक्विडिटी की सोर्सेज हैं वो आपकी नज़र में म्यूचुअल फंड्स हैं, और जो लिवरेज है उसको कैसे देखते हैं आप 2025 में? इस वक्त जो 58-59 बिलियन के आसपास लिवरेज है, डीएफएम 35 बिलियन के आसपास है, 25 बिलियन एमएफएस एमटीएस में है। हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? सारी साहब, इतनी बड़ी जब मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाए तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लेवरेज भी बढ़ता जाता है मार्केट में। बिल्कुल तो सही। इस मार्केट क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर परसेंटेज में देखें तो इतना ज्यादा वो उसमें इंक्रीज नजर नहीं आएगा। तो ये तो नॉर्मल है मार्केट के लिए। जब मार्केट बढ़ती जाती है तो लेवरेज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन उसकी रीरेट हो रही है। और दूसरी तरफ देखें मार्केट कैप भी बढ़ गया, तो एज अ मार्केट कैप वो इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है उसमें। राइट, राइट। सो आपकी नज़र में जो सेक्टर्स लीड करेंगे इस रैली को, और जो पॉलिसी फैक्टर्स इस रैली को लीड करने जा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, अगर हम बात की जाए, अगर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे, एक तो जिस तरह बात हुई लिक्विडिटी की। इसके अलावा आईएमएफ का जो प्रोग्राम है मुझे लग रहा है कि अभी कंटिन्यू रहेगा फिलहाल। तो वहाँ से भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हमारे प्रॉब्लम्स होते थे वो इस दफा इस साल मुझे लग रहा है इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो वहाँ से भी एक इनफ्लोज आते रहेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एसआईएफसी अच्छा रोल, थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रोल प्ले करेगी एफडीआई लाने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरी तरफ तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है जो गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली कर रही है। और जिस तरह बात सर्कुलर डेट, तो सर्कुलर डेट भी इस दफा
क्योंकि आईएमएफ का ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट है वो भी एक सपोर्ट करेगा मार्केट को। और जो मार्केट में बहुत सारे जो स्क्रिप्ट हैं जिनकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है खासतौर पे एनर्जी चेन में, वो मेरे ख्याल में हमें सही होती हुई नजर आएगी। अगर इसके अलावा बात की जाए तो रिकोडिक है। रिकोडिक में एक लग रहा है कि अगर इसमें काम शुरू हो जाता है जिस तरह न्यूज़ में आ रहा है कि जून 2025 जो है उसमें इसका फाइनेंशियल क्लोजर करना है, तो उससे मुझे लग रहा है कि उसके बाद से जो एफडीआई है या जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें हमें लगता है कि थोड़ा सा काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। अजीम साहब, ये फरमाएं कि आपकी रिपोर्ट में एनर्जी क्लस्टर का थोड़ा सा जिक्र है और फिर आपने पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ के स्टॉक्स के ऊपर एक बुलिशनेस शो की है और आपने काइंड ऑफ रिकमेंडेशन दी है अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को और जो लोग बाजार हिस्से में एंट्री चाहते हैं। So what policies matters you think are behind you suggesting to people to go after these three stocks? जी हाँ, ये थ्री स्टॉक्स की बात की जाए तो ये जो अगर हम लास्ट ईयर भी देखें तो इसमें कुछ लिक्विडिटी के प्रॉब्लम रहे, कैश फ्लो कम होता रहा। तो इसमें जो मेजर पैसे हैं वो सर्कुलर डेट से ही आ रहे हैं। तो अगर सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो वहां से मुझे लग रहा है एक बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी इनके पास। तो ये एविल होंगे कि अच्छा एक डिविडेंड दे सकें 2025 में। क्योंकि अगर 2025 में देखें तो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि जो गुड डिविडेंड यील्ड कंपनीज हैं उनमें फोकस करें। तो अगर इनके कैश फ्लोज मुझे लग रहा है कि बेहतर हो जाएंगे, तो इन्वेस्टर का इसलिए फोकस है इन पे कि इनकी डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्टेड है 2025 में बेहतर हो जाएगी। आपकी नज़र में जो पहले ओजीडीसी पे अगर बात करें तो ओजीडीसी के पीछे वो कौन सी ड्राइविंग इनिशिएटिव होगा, वो कौन सा अनाउंसमेंट होगा आपकी नज़र में जिससे ओजीडीसी के प्रॉस्पेक्ट्स को आप बेहतर देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2025 एंड यू रेकमेंडेड? देखिए ओजीडीसी में दो हैं। एक तो ये रिकोडिक का है। रिकोडिक का जो आ रहा है कि इसकी जो है वो सेल करनी है सऊदी ग्रुप को। राइट। तो एक अगर ये जल्दी हो जाता है तो इससे एक बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी कंपनी में, तो ये सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सर्कुलर डेट की जिस तरह भी मैंने बात की, राइट। तो वो भी एक है जो सपोर्ट करेगा। अब सर्कुलर डेट के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि जो गैस प्राइसेस है वो बढ़ा दिए, जो पावर टैरिफ है उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए, और पावर जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। तो उस वजह से लग रहा है कि जो लिक्विडिटी के इश्यूज कंपनीज के साथ वो तकरीबन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अजीम साहब, चूंकि अभी वक्फे का टाइम हुआ चाहता है एंड बिफोर दैट आई वुड वांट यू टू काइंडली shortly comment on the triggering points for PSO and PPL. What you think will be the triggering point for these two stocks? पीएसओ की बात की जाए तो एक तो इसमें ओएमसीज के मार्जिन की बात है। ये ओएमसीज मार्जिन थोड़ी गवर्नमेंट बढ़ा देगी। इसके Right. अलावा अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो जिस तरह बात की वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो मेजर इसका अभी अगर कैश फ्लो स्टक हो रहा है तो वो एलएनजी इंपोर्ट्स पे हो रहा है या गैस में हो रहा है। एलएनजी में मेजर हो रहा है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स कर रही है। तो और एलएनजी की अगर इंपोर्ट भी देखी जाए आगे जाके हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए। तो वहां से जो लिक्विडिटी इसके स्टक है वो पीएसओ को मिल सकती है, जो सपोर्ट करेगी आगे एक अच्छे डिविडेंड के लिए और ग्रोथ के लिए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पीपीएल अगर हम देखें तो ओवरऑल इतना ज़्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सका है। जिस तरह एक तो लिक्विडिटी में ही है प्रॉब्लम इसकी, और दूसरा रिकॉर्डिंग में भी है, और तीसरा ये कि इसकी प्राइसिंग में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। तो एक ये कि वो थोड़ा सा पीछे रह गया रैली में। तो एक ये भी है कि पीपीएल में इन्वेस्टर की सपोर्ट आएगी 2025 में। So आप इन तीनों की टीपी क्या देखते हैं 2025 में तीनों स्टॉक्स की? ओजीडीसी की जो हमारी टारगेट प्राइस है तकरीबन 355 है, पीपीएल की 274 है, और पीएसओ की 550 है। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो अजीम साहब, अभी वक्त आ जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम अजीम से समझने की कोशिश करेंगे कि वो पॉलिसी रेट को 2025 में उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती है, रिजर्व्स को कैसे देखती है, एक्सटर्नल अकाउंट को कैसे देखती है। सो अजीम, ओवर टू यू। अगर पॉलिसी रेट की बात की जाए तो क्योंकि अगर इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन का जो एवरेज है तकरीबन 7 to 8% एक्सपेक्टेड है 2025 में। तो उसकी वजह से लग रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी सी और ईजिंग हो जाएगी। तो 10% तक लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ आके मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट या एसबीपी सोचेगा या कुछ कंसीडर करेगा कि इससे नीचे करना है या नहीं करना है, जो हालात है उसे देखते हुए। और दूसरी बात कि रिजर्व में मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा इजाफा तो नहीं लग रहा। तो तकरीबन लग रहा है कि जो गवर्नमेंट के हैं वो अबव 12 बिलियन के ही रहेंगे तकरीबन। और तीसरी आपने क्या पूछा था? अपने रिजर्व्स, एक्सटर्नल अकाउंट, और ये जो डोनर्स हैं हमारे चार के चार कंट्रीज जो रोल ओवर कर देते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, सो एज टू आंसर द बात एक्सटर्नल। करें तो जी जी, एक्सेलेंट अकाउंट की बात की जाए तो इस दफा के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लग रहा है थोड़ा सा कम हो जाएगा, 0.7 बिलियन तक एक्सपेक्टेड हो जाएगा। अगर अभी बात की जाए तो अभी तक $944 मिलियन जो है वो सरप्लस आया है। तो अगर गवर्नमेंट का फोकस है कि थोड़ा सा जो जीडीपी है वो बढ़ाया जाए तो मुझे लग रहा है कि उस दूसरी तरफ हमारी इम्पोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि हमेशा जो हमारी जीडीपी है वो सपोर्ट आती है वो इम्पोर्ट्स की तरफ से आती है। तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा तो तकरीबन 0.7 बिलियन तक आ सकता है सर। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सो गोइंग फॉरवर्ड, आपकी नज़र में माशी अशारिये भी आपको अच्छे दिखते हैं, एक्सटर्नल अकाउंट भी बेटर सिचुएशन में नज़र आता है, और जो रिज़र्व्स की पोजीशन है वो $12 बिलियन से ऊपर नज़र आती है। इंडेक्स के लिए आपने बताया 148,000 का लेवल आपको क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की सूरत में आपने पीएसओ, पीपीएल और ओजीडीसी की जो टारगेट प्राइस हैं वो 25-25, 30-30% आपकी ऊपर नज़र आ रही हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर सेक्टर्स लाइक बैंकिंग सेक्टर, उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क पे आपका क्या तज्जिया कहता है, और कौन से बैंकों के ऊपर आप बुलिश हैं? अच्छा, इसके अलावा जो सेक्टर की आप बात करें बैंक की, बैंक्स मुझे लगता है कि एज सच बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे जिस तरह का इन्वेस्टर का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। ऑल्दो इनके थोड़े से स्प्रेड्स कम हो जाएंगे, बट क्योंकि इनकी ग्रोथ फिलहाल मुझे लग रहा है रहेगी। पहले तो हम सोचे थे शायद एडीआर के जो टैक्सेशन है उसकी वजह से ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन अभी लग रहा है कि नॉर्मलाइज हो जाएंगे बैंक के जो डिपॉजिट ग्रोथ है। तो बेस उनकी बढ़ जाएगी, ऑल्दो के स्प्रेड्स हो सकते हैं थोड़े से कम हो जाए, लेकिन वो बेस पूरी जो है वो बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करेगी। बाकी एडवांसेस बढ़ जाएंगे अगर दूसरी तरफ डिपॉजिट का स्प्रेड कम हो जाएगा, लेकिन एडवांसेस के स्प्रेड्स बेहतर हो जाएंगे। तो ओवरऑल बैंक्स मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही परफॉर्म करेंगे। खासतौर पे यूबीएल है, एचबीएल है और फैसल बैंक है, ये मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी जो पिक्स हैं उसमें मिज़ान का भी नाम है। वाई मिज़ान एंड फैसल बैंक दोनों का टिल्ट ज़्यादा इस्लामिक साइड पे हो रहा है, और डिपॉजिटर्स और सम अदर रीज़न? हाँ सानी साहब, अगर हम ओवरऑल बात की जाए तो डिपॉजिट में जो ज़्यादा ग्रोथ है वो इस्लामिक बैंकिंग में आ रही है। इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ की वजह से मुझे लग रहा है कि इनमें सपोर्ट रहेगी। और आगे जाके एडवांसेस की अगर बात की जाए तो वो भी लग रहा है कि इन दोनों बैंक्स में ज़्यादा इजाफा होगा एज कम्पेयर टू अदर कमर्शियल बैंक्स। और जो बैंक्स में भी आपको इजाफा इसी तरह का दिख रहा है, 20-25% का, जो मार्केट के लिए एक टाइप ऑफ बीटा के तौर पे सर्व करेगा? हाँ मेरे ख्याल में इतना ही 30% तक ये बैंक्स जो है अच्छे रिटर्न दे देंगे 2025 में। ओके, ज़बरदस्त हो गया। सो व्हेन यू लुक एट द एक्सचेंज, पीएसएक्स का जो शेयर है वो ₹8 से ₹36 का हो गया है। एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग इनकम है वो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, और एक्सचेंज ने डिविडेंड भी पिछले कंपैरिजन के हिसाब से
थोड़ा सा बेहतर दिया है। सो एक्सचेंज में आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉल्यूम यू सी न्यू लिस्टिंग हैपनिंग एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज? आसानी से अगर बात की जाए तो अभी मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग का अच्छा टाइम भी है, मार्केट बड़ी भी है। अगर आते हैं आप लिस्टिंग कराने तो आपको एक प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी, और इन्वेस्टर की अगर बेस है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इजीली आपका जो भी आईपीओ आएगा वो कंज्यूम भी हो जाएगा, इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे उससे इजीली। और आईपीओ भी लग रहा है कि इस साल में बेहतर आएंगे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन द टेक्नोलॉजी सेक्टर? तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में वैसे तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इस दफ़ा फोकस रखेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का हमारे जो दूसरी तरफ टेक्सटाइल है उसमें लग रहा है थोड़ी सी, अगर जीएसपी प्लस जो हमारा स्टेटस है उसमें अगर कुछ कोई भी चेंज आता है तो वहाँ पे हिट थोड़ी सी आ सकती है। दूसरी तरफ हमारी जो कॉटन की जो क्रॉप है वो भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो उसमें भी अच्छा खासा डिक्लाइन है। तो टेक्सटाइल का मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अगर टेक्सटाइल में प्रेशर आते तो गवर्नमेंट फोकस रखेगी आईटी में, क्योंकि आईटी में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए ही नहीं होता। राइट। तो आईटी में मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगा इस दफ़ा। खासतौर पे अगर देखें तो नेटसोल है आईटी में, सिस्टम लिमिटेड है, एवीएन है, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ऑक्टोपस के ऊपर आप इतने ज़्यादा बुलिश नहीं हैं बीएमए का? ऑक्टोपस भी ये नहीं है, जो भी आईटी सेक्टर है वो लग रहा है कि परफॉर्म अच्छा करेगा इस साल। फैंटास्टिक अजीम। वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मी स्टार्ट अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम अजीम से समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो रिपोर्ट है उसकी थीम है द IMF एंड द रेकॉर्डिंग। सो अजीम, ओवर टू यू, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स। रिफॉर्म्स बोले थे उसमें तकरीबन पाकिस्तान है वो आराम आराम से जो भी इम्प्लीमेंट करता जा रहा है। तो अभी जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उस वो थोड़े से रह गए हैं, तो उसमें लग रहा है कि वो भी हम फॉलो करेंगे आईएमएफ की जो भी गाइडलाइंस हैं। तो आईएमएफ से एक बड़ा जो लॉन्ग हमारा एक रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू लग रहा है इस साल भी। और जो हमारी इनफ्लोज हैं आईएमएफ से वो तकरीबन आते रहेंगे इजीली, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आईएमएफ का कोई ऐसा इशू नहीं होगा इस दफ़ा। एंड हाउ अबाउट दूसरा एक रेकॉर्डिंग? रेकोडिक की बात, जी प्लीज़। रेकोडिक की बात करें तो रेकोडिक भी लग रहा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन इसमें जो अभी सऊदी इन्वेस्टमेंट का आ रहा है वो तकरीबन 1 बिलियन आ रहा है, कि ओजीडीसी जो पीपीएल के पास 25% स्टेक है वो ये लोग लेंगे। तो उसमें तकरीबन $1 बिलियन के इन्फ्लोज आएंगे दोनों कंपनीज में। दूसरी तरफ अगर बैरिक की बात की जाए तो बैरिक क्योंकि वहाँ का ऑपरेटर है और वो एक 50 ईयर्स का अराउंड प्रोजेक्ट है, तो एक कंटिन्यू इन्फ्लोज आते रहेंगे वहाँ से भी डॉलर्स में। तो उसका भी एक्सपेक्टेशन है कि 2028 से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो जो काम होना है उससे अलाइड जितनी भी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में, जिसमें ट्रक्स की इंडस्ट्रीज है, ऑयल है, लुब्रिकेंट्स ऑयल है, एक्सप्लोसिव है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, इस तरह की जो अलाइड अलाइड सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा लग रहा है कि सपोर्ट रहेगी। बाकी आगे लग रहा है कि जो इन्फ्लोज जिस तरह एफडीआई की बात की जा रही थी, एफडीआई यहाँ भी आएगी, इसमें अभी भी आएगा और आगे भी आ सकता है, क्योंकि जो भी इनके रिक्वायर्ड क्या कहते हैं रॉ मटेरियल या रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो एज सच पाकिस्तान में इतने ज़्यादा होते नहीं है। अब उसके लिए नहीं, या तो एनर्जी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पाकिस्तान में या फिर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी इनिशियली तो शायद इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे लगता है कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50 ईयर्स का प्रोजेक्ट के लिए ये मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट इस तरह की आ सकती है पाकिस्तान में। तो मुझे लगा कि एफडीआई के लिए रिकोडिक एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अजीम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम चाहेंगे कि आखिर में अगर आप कोई कमेंट देना चाहें, अपनी रिपोर्ट को कंक्लूसिवली डिफ़ाइन करना चाहें शॉर्टली, तो हमारा फोरम हाजिर है।
प्लीज़ ओवर टू यू। अच्छा, अगर रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो हमारी रिपोर्ट में जो मेन थीम है वो तो एक लिक्विडिटी है, इसके अलावा आईएमएफ है, रेकोडिक है। तो ये सपोर्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर परफॉर्म करेगा, बैंक्स करेंगे, इसके अलावा सीमेंट्स करेंगे। तो इन सेक्टर्स में थोड़ा सा इन रहना चाहिए। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि कौन सी कंपनीज हैं इसमें, तो ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, फौजी फर्टिलाइजर है और लकी सीमेंट है। इस तरह की जो कंपनीज हैं वो अच्छा एक आपको रिटर्न दे सकती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अजीम, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अजीम, जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं अल हबीब कैपिटल मार्केट्स में। 2024 को अच्छा रिकैप किया इनकी रिपोर्ट ने, और 2025 के ऊपर एक अच्छी तायराना जायज़ा पेश किया। इनकी रिपोर्ट ये बताती है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म $20 बिलियन का जो अरेंजमेंट किया है, और जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म फंडिंग के चैलेंजेस नहीं आएंगे। इनकी नज़र में आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते पे गामजन रखेगा। कैपिटल मार्केट के बारे में दे हैव अ क्लियर व्यू कि इस दफ़ा जो है वो 35 से 40% का इंडेक्स में रिटर्न देखा जा सकता है। जिन सेक्टर पे ये लोग बुलिश हैं वो है आपका बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी चेन में पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी के ऊपर वेरी बुलिश बिकॉज दे फील बिकॉज ऑफ द रेकॉर्डिक, चूँकि पार्टिसिपेशन है पीपीएल और ओजीडीसी की, उनको $1 बिलियन मिलने जा रहा है। एफडीआई की वजह से पाकिस्तान में माशी बेहतरी को ये देख रहे हैं। थोड़ा सा पीएसएक्स के ऊपर भी इन जनरल बातचीत कर लेते हैं। पीएसएक्स ने इस दफ़ा बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ₹8 वाला स्टॉक उनका ₹36 का हो गया है। जो रिटर्न है, बेहतर परफॉर्मेंस है, उसके पीछे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में वी ऑल नो कि it is 60% liquidity that has been provided by the DFM and MTS. We hope कि PSX की साइट के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे भी इन्वेस्टर अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट के रास्ते जो तलाश कर रहे हैं सालों से, उनको कोई एवेन्यू मिल सके। और जो नए एमडी हैं इन्होंने कहा कि मार्च से नए ट्रेडिंग सिस्टम पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वी होप टू सी एंड वी विल फॉलो इट अप कि पीएसएक्स में ऐसा होता है या नहीं होता। इस तरह की बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला अगले प्रोग्राम से भी जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।